मिडिल ईस्ट बहुत जरूरी जगह है पूरी दुनिया के लिए। ये 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, इसलिए सदियों से ये जगह इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। यहाँ बहुत सारा एनर्जी रिजर्व है। ये जगह कल्चरल और रिलीजियस नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों ने मिलकर मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल हालात बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया की राजनीति पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। पुराने जमाने के राज्यों के राइज और फॉल से लेकर आजकल के कॉन्फ्लिक्ट्स तक मिडिल ईस्ट हमारे दुनिया को शेप करता रहता है। मिडिल ईस्ट का रीसेंट हिस्ट्री ग्लोबल अफेयर्स पर इसके असर को दिखाता है। सीरिया में असद रेजिम का गिरना, इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट और ईरान, रशिया, टर्की और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी ताकतवर देशों के बीच कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस, ये सब दिखाते हैं कि ये रीजन कितना अनस्टेबल है और कैसे ये दुनिया के ऑर्डर को बदल सकता है। अगर हमें 21st सेंचुरी में दुनिया को शेप करने वाली फोर्सेस को समझना है तो हमें मिडिल ईस्ट का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर असर समझना होगा। 2024 में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा बदलाव आया जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर गई। सालों से चल रहे खूनी सिविल वॉर के बाद रेबल्स ने जल्दी से अटैक करके असद की सरकार गिरा दी। इस घटना ने पूरे रीजन और दुनिया भर में हलचल मचा दी और जियोपॉलिटिकल हालात में एक बड़ा बदलाव का संकेत दिया। असद परिवार के दशकों के राज के बाद असद के गिरने से सीरिया में पावर वैक्यूम पैदा हो गया। इसका मिडिल ईस्ट के स्टेबिलिटी और पावर बैलेंस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। असद के हटने के बहुत दूरगामी नतीजे हैं। हयात तहरीर अल शाम, जिस ग्रुप ने दमास्कस पर कब्जा कर लिया, उसकी वजह से नई अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं। हालांकि HTS ने सरकार बनाने और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल करने का इरादा जाहिर किया है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी और गवर्न करने की क्षमता अभी साफ नहीं है। असद रेजिम का गिरना ईरान के रीजनल एम्बिशंस के लिए एक बड़ा झटका है। असद का सीरिया तेहरान के लिए एक इंपॉर्टेंट एलाई था, जो मिडिल ईस्ट में उसके शिया क्रेसेंट का एक जरूरी हिस्सा था। असद के जाने से ईरान ने अपना एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर खो दिया है, जिससे लेवेंट में उसका इन्फ्लुएंस कमजोर हो गया है। सीरिया के नए हालात ईरान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चुनौती है। तेहरान को अब कॉम्प्लिकेटेड हालात से निपटना होगा और रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज पर फिर से विचार करना होगा। सीरिया के नए हालात के हिसाब से ढलने की ईरान की क्षमता रीजन में उसके फ्यूचर रोल को तय करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस्लामिक रिपब्लिक को बदलते जियोपॉलिटिकल हालात में अपने इंटरेस्ट्स को बचाए रखने के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज के नए प्रेशर का भी सामना करना पड़ेगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए असद का गिरना उनके जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए एक सेटबैक है। 2015 में रूस का सीरिया में मिलिट्री इंटरवेंशन असद रिजीम को सपोर्ट करने और मिडिल ईस्ट में मॉस्को के इन्फ्लुएंस को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए था। रूस के काफी मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट के बावजूद असद की सरकार का गिरना पुतिन के रूस की पावर को अपनी बॉर्डर से बाहर दिखाने की कोशिशों को कमजोर करता है। असद को एक एलाई के रूप में खोने से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में रूस की पोजीशन कमजोर होती है। इससे रीजन में रूस के मिलिट्री इंटरवेंशंस की इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठते हैं। सीरिया में अपने इंटरेस्ट्स को बचाने और पूरे मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने की मॉस्को की क्षमता आने वाले सालों में पुतिन की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। सेक्शन 5, टर्की सीजिंग द अपॉर्चुनिटी। ईरान और रूस के उलट टर्की असद रेजिम के गिरने को सीरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के मौके के रूप में देखता है। अंकारा लंबे समय से असद को खतरा मानता रहा है क्योंकि वो कर्डिश ग्रुप्स को सपोर्ट करता था, जिन्हें टर्की टेररिस्ट्स मानता है। असद के जाने के बाद टर्की को नॉर्दर्न सीरिया में अपने इंटरेस्ट्स जैसे कर्डिश मिलिशिया ग्रुप्स पर कार्रवाई करने और अपनी बॉर्डर पर बफर जोन बनाने के लिए ज्यादा फ्रीडम मिल गई है। हालांकि सीरिया में टर्की का बढ़ता इन्वॉल्वमेंट बिना रिस्क्स के नहीं है। अंकारा के एक्शंस ने रशिया और ईरान समेत दूसरे रीजनल पावर्स के साथ टेंशन बढ़ा दी है और कंट्री के पहले से ही अनस्टेबल हालात को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। सेक्शन 6, इजराइल, न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। असद रेजिम का गिरना इजराइल के लिए चुनौतियां और मौके दोनों लेकर आया है। एक तरफ सीरियन स्टेट के कोलैप्स से केओस और वेपन्स के फैलने की चिंता बेयर आंच गई है,
जो हेजबुल्ला या इजराइल के दूसरे दुश्मनों के हाथों में पड़ सकते हैं। इस चिंता के कारण इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक्स किए हैं ताकि ऐसा न हो। दूसरी तरफ असद के हटने से एक पुराना दुश्मन खत्म हो गया है और अगर कोई नई सीरियन गवर्नमेंट बनती है तो इजराइल के लिए उसके साथ इंगेज करने का रास्ता खुल सकता है। सीरिया के हालात अभी भी बदल रहे हैं और इजराइल अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए है। सेक्शन 7 द यूनाइटेड स्टेट्स अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। असद रिजीम का गिरना यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है। यूएस लंबे समय से असद को हटने के लिए कह रहा था, लेकिन सीरियन ऑपोजिशन को लिमिटेड सपोर्ट ही दिया। असद के जाने के बाद यूएस को सीरिया में एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। वॉशिंगटन को अब यह डिसाइड करना है कि वो कंट्री के फ्यूचर को शेप करने में कितना इन्वॉल्व होना चाहता है। यूएस का इंटरेस्ट है कि आईसिस को फिर से उभरने से रोका जाए और सीरिया में ईरान और रूस के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। हालांकि उस पर एक और महंगे मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट में फंसने से बचने का भी प्रेशर है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को सीरिया के लिए अपने अप्रोच को केयरफुली कैलिब्रेट करना होगा, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और डोमेस्टिक पॉलिटिकल रियलिटीज के बीच बैलेंस बनाना होगा। Section 8 A fragile peace The Israel-Hamas ceasefire। असद रिजीम के गिरने से हुए टर्मोइल के बीच इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट पर छाया हुआ है। हालांकि 2025 में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर से थोड़ी उम्मीद जगी है। इस एग्रीमेंट में हॉस्टेज रिलीज डील भी शामिल है, जिससे रीजन में एक नाजुक शांति आई है। हालांकि अंडरलाइंग इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। हालांकि सीज फायर एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की डीप रूटेड कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना जरूरी है। लास्टिंग पीस के लिए दोनों साइड्स की सस्टेन्ड एफर्ट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी। सेक्शन 9 टवर्ड्स अ मोर स्टेबल फ्यूचर। 2025 में मिडिल ईस्ट एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। असद रिजीम का गिरना और उसके रिपल इफेक्ट्स और नाजुक इजराइल हमास सीज फायर रीजन की इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल ऑर्डर पर इसके असर को दिखाते हैं। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट इन चुनौतियों का सामना कर रहा है, रीजनल डिप्लोमेसी और स्टेबिलिटी एफर्ट्स की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का डायलॉग को सपोर्ट करने, रिकंसिलिएशन को प्रमोट करने और रीजन में कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस को एड्रेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक स्टेबल, प्रॉस्परस और पीसफुल मिडिल ईस्ट न सिर्फ रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए एक ज्यादा स्टेबल और सिक्योर फ्यूचर की कोशिश इंटरनेशनल कम्युनिटी की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।